Hello everyone. So welcome to the today's very important class from exam point of view, from a practical learning point of view, from understanding point of view. तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्लास है वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के ऊपर में। राइट, हमको सबको मालूम है कि हमारी ब्रेन की अपनी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, मतलब हमारी ब्रेन की एक कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जेनरेट कर सकता है, उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को प्रोपगेट कर सकता है, उन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इंटरप्रेट कर सकता है ना, उसके हिसाब से एक सिग्नलिंग कर सकता है हमारे ऑर्गन्स को कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है ना। और या फिर हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, कोई भी स्टिमुलस बन रही है नर्व्स में, सेंसरी स्टिमुलस, जो वो स्टिमुलस बन रही है और वो कैरी होके हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है, फिर ब्रेन इसको जो इंटरप्रेट कर रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहा है, इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके बाद में जो वहां से एक जो मोटर रिस्पॉन्स निकल रहा है, वो मोटर रिस्पॉन्स फिर से प्रोपागेट हो रहा है और फिर टर्मिनल सेल्स में पहुंच रहा है, टर्मिनल मसल्स में पहुंच रहा है, टर्मिनल टिश्यू में पहुंच रहा है, टर्मिनल ग्लैंड्स में पहुंच रहा है और फिर वहां पे एक पर्टिकुलर एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो इंटायर एक प्रोसेस रह रहा है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोसेस रह रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एक प्रोसेस की वजह से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। राइट, तो अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को समझ जाएंगे तो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है वो आसान हो जाएंगे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे विथ दिस बैकग्राउंड। सो आई वांट टू स्टार्ट दी टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी, या फिर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। राइट, एक ऐसे ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी रहती है अपने कार्डियक सिस्टम की भी, जो इससे थोड़ा बहुत अलग रहती है। उसके साथ हमको इसको मिसमैच नहीं करना है, उसके साथ हमको इसको मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। जो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है वो हम अलग तरीके से कार्डियक सिस्टम में डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ पे अभी हम चालू करते हैं ब्रेन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो यहाँ पे हम ध्यान देके इसको एक एक करके डिकोड करने की कोशिश करते हैं ना। लेट्स बिगन विद द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना, ये न्यूरॉन ही प्रोड्यूस करता है और न्यूरॉन ही इसको प्रोपागेट करता है। कहाँ पे? इधर इन दी ब्रेन और इन दी स्पाइनल कॉर्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो बेसिकली अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर जो अपने न्यूरोनल सेल्स है, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है ना, या फिर जो वो प्रोपगेट हो रही है, जो भी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन, है ना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो ये जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बहुत एक वाइटल प्रोसेस बन जाता है। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में पहले होता क्या है, हम इसको फेज वाइज समझेंगे, एक एक करके धीरे से आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अपना इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, उसमें हम सबसे पहला जो स्टेप है वो हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब क्या होता है, एक न्यूरॉन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है रेस्ट स्टेज में, मतलब जब वो स्टिमुलेट नहीं हुआ है। एक नॉर्मल सिनेरियो पे जब वो रेस्टिंग फेज में है तो वो टाइम पे क्या होता है वो हम देखेंगे। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं न्यूरोनल सेल की। तो एक रेस्ट कंडीशन है, मतलब उसको कोई भी स्टिमुलस नहीं है, कोई भी स्टिमुलस प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी स्टिमुलस उसको प्रोपगेट नहीं करना है, ट्रांसमिट नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन पे हमारा जो न्यूरॉन है वो कैसा दिखेगा, क्या क्या होंगे, वो इवेंट हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैव अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अबाउट -70 मिली वोल्ट। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिकल जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, -70 मिली वोल्ट। ये एग्जैक्टली नहीं रहता है, ये इन एंड अराउंड रहता है ना, अराउंड 70 मिली वोल्ट जो है उसमें क्या रहेगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्ट है वो रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो न्यूरोनल सेल है वो रेस्ट में है, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। इट इज मेंटेन्ड बाय सिलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, जो अपना न्यूरॉन के सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरोनल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें एक सिलेक्टिव परमेबिलिटी रहती है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो कुछ आयोन्स हैं वो आयोन सेल से अंदर बाहर कर सकते हैं और कुछ आयोन जो है वो सेल से अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव परमेबिलिटी। मतलब सिलेक्टिव तरीके से कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये सिलेक्टिव रहता है। कहां से? सेल मेम्ब्रेन से, सेल से आवत जावत कौन सा आयोन है वो अंदर आ सकेगा, कौन सा नहीं आ सकेगा, ये एक डिसाइडेड प्री डिसाइडेड स्टेज रहता है। तो ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सोडियम और पोटेशियम। जो ये पोटेशियम और सोडियम है, ये जो पंप है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। कौन सी सेल में? न्यूरोनल सेल में। तो एट द रेस्ट कंडीशन में क्या होता है कि न्यूरॉन
जनरली नेगेटिव स्टेज में रहता है। जो अपना न्यूरोनल सेल है, मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? क्लोराइड आयन कैरी करता है। तो बेसिकली क्या होगा, सेल के अंदर जो है क्लोराइड ज्यादा है, मतलब क्या है कि सेल नेगेटिव ज्यादा है कंपेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर से समझाने की कोशिश करी है। मानो कि हमारा एक न्यूरोनल सेल है। न्यूरोनल सेल्स में अगर हम अंदर देखेंगे ना, तो हमको बहुत सारे क्लोराइड्स यहाँ पे डिपिक्ट करके दिखाए गए। ये जो क्लोराइड है, इसमें क्या होता है कि जो ये नेगेटिव चार्जेज है क्लोराइड के, ये अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, सोडियम है। तो सोडियम कौन सा चार्ज कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो बाहर पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, जो सोडियम है वो बाहर कंसंट्रेटेड है, जो क्लोराइड है वो अंदर कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे एक और थोड़ा सा क्रक्स है जो समझना है हमको, अलोंग विथ क्लोराइड पोटेशियम की जो लेवल है, वो पोटेशियम भी अंदर ज्यादा है कंपेयर टू दी बाहर। तो अंदर क्या क्या है? अंदर क्लोराइड है, अंदर पोटेशियम है, जबकि बाहर ढेर सारा सोडियम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अंदर का एनवायरमेंट क्या है, कंपैरेटिवली नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोला है, न्यूरॉन इज नेगेटिव कंपेयर टू दी आउटसाइड। आउटसाइड के कंपैरिजन में जो है अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और बाहर क्योंकि नेगेटिव वाला कोई भी नहीं, सारे ही सोडियम पॉजिटिव चार्ज वाले, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये जो एक स्टेज रहता है, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। मतलब अपना जो न्यूरॉन है वो रेस्ट में है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये अपना पहला फेज आ गया अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, जहां पे मेम्ब्रेन एकदम रेस्ट में है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी तो नेक्स्ट स्टेज आपको समझने में आसानी होगी। एट लास्ट विल कम बैक टू दिस फिगर, राइट नाउ। अभी हम देखते हैं, अब चालू होता है एक्शन पोटेंशियल। तो अपना रेस्टिंग तो रेस्टिंग था, अब एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, एन एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ रैपिडली अकरिंग इवेंट। अब यहाँ पे तो पूरा न्यूरॉन रेस्ट में है, रेस्ट में होने के बाद एक्शन पोटेंशियल जब चालू होगा, बहुत सारे सीक्वेंस रैपिडली होना चालू हो जाएंगे। तो जैसे ये सीक्वेंस रैपिडली होंगी, यहाँ पे क्या होगा, दैट इट डिक्रीज एंड रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब क्या होगा, रिवर्स द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो रेस्टिंग है ये अनरेस्ट में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, रैपिडली ये जो एक ऐसा सीक्वेंस चल रहा है जिससे चीजें उल्टी हो जा रही है। मतलब अंदर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, बाहर में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये जो एक सीक्वेंस रहता है ना, इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे ही फिर एक्शन पोटेंशियल होगा, फिर जो हमारा न्यूरॉन सेल है ये फिर रेस्टिंग स्टेट में चले जाएगा। एक बार एक्शन पोटेंशियल में जाएगा, फिर रेस्टिंग में जाएगा, फिर एक्शन पोटेंशियल में जाएगा, फिर रेस्टिंग में जाएगा। इसी को हमने बोला था रिफ्रैक्टरी पीरियड, राइट। एक बार काम करता है, फिर इसको बीच में रेस्ट चाहिए होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। जो रेस्ट सेल है, रेस्ट सेल एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इट इज अ रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज दैट अकर्स व्हेन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड। तो जैसे ही न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होगा, वो टाइम पे ये जो चार्ज है रैपिडली चेंज हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल में कौन से इवेंट होते हैं या फिर कौन से फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्साइटेशन स्टेट। इसको कभी नहीं भूलना है। एक्साइटेशन को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं डीपोलराइजेशन। हमेशा समझना है, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, रेस्ट में जाना या फिर एक्सेसिव रेस्ट में जाना, जबकि डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटेशन जाना। हमेशा याद रखना है, डी कम्स विथ ई, मतलब डी का मतलब होता है डीपोलराइजेशन मीन्स एक्साइटेशन। अब यहाँ पे हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आगे लाइफ में भी, कि जहां जहां पे हम डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो डीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है कि जो अपना सोडियम चैनल है, कहां पे है सोडियम चैनल, सेल मेम्ब्रेन पे सोडियम चैनल ओपन होता है। तो सोडियम अब सेल के अंदर आना चालू होता है। रेस्टिंग में क्या होता है कि सोडियम की परमिएबिलिटी नहीं होती, इसीलिए हमने उसको बोला था सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब जैसे डीपोलराइजेशन फेज में जाता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाता है, तो सोडियम सेल के अंदर रैपिडली जाना चालू होता है, और जो सेल है वो धीरे धीरे करके, न धीरे धीरे एकदम रैपिडली पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव होने की वजह से क्या होता है कि स्टिमुलस का जो थ्रेशोल्ड है वो अब -70 से घट के क्या हो जाएगा, -55 होना चालू हो जाएगा। ये मतलब वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि -70 से अब -55 मतलब 15 वोल्ट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो अपना
सोडियम है वो सोडियम सेल के अंदर जाना चालू हो गया है। मैंने यहाँ पे फिगर से डिपिक्ट करके दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है और जो अंदर का कैल्शियम क्लोराइड है वो क्लोराइड थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, जहां पे जो अपना सेल मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव होना चालू हो रहा है। बेसिकली जो अपना सेल है वो पॉजिटिव होना चालू हो रहा है क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है ये सोडियम को अंदर जाने दे रहा है। तो जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव है ना, फिर क्या होता है, रैपिड सोडियम बहुत अंदर जाना चालू होता है और जो सोडियम इतना अंदर चले जाता है कि ये अंदर का जो चार्ज है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि ये +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, पहले -70 से -55 स्लोली आया। जैसे ही -55 पहुंचता है ये सोडियम अंदर इतने रफ्तार से रस करता है कि अचानक से ये स्पाइक करके जो अंदर का इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो +30 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिवनेस ऑफ सेल। इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन होना। मतलब ये जो अपना न्यूरॉन है ये एक्साइटेशन हो गया है, या फिर अगर हम हर्ट के उसमें देखेंगे तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गया है, एक्साइट हो गया है। होप यहाँ पे आपको पहला स्टेज समझ में आ गया होगा जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, मतलब एक्साइट हो गया है। अब जैसे एक्साइट होगा, हर चीजें एक्साइट स्टेट में तो नहीं रह सकती, उसको ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। तो उसके पीछे पीछे क्या आता है, अपना रीपोलराइजेशन स्टेट भी आ जाता है। मतलब अब सेल एक्साइट नहीं, अब ये ग्राउंड स्टेट में आना चालू होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अब क्या होता है कि जो पोटेशियम चैनल है ये भी ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, अब ये जो अंदर का पोटेशियम, हमने पहले रेस्टिंग स्टेज में बोला था ना कि ये रेस्टिंग स्टेज में क्लोराइड के साथ साथ में हमारे पास पोटेशियम भी है। तो जैसे ही ये चैनल ओपन होगा, जो अंदर के पोटेशियम है, क्योंकि पोटेशियम के पास भी प्लस चार्जेज है, सोडियम तो खैर अंदर है, अब सोडियम चैनल को हम नहीं छेड़ेंगे, नहीं छेड़े जाते हैं। तो जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन होते हैं और पोटेशियम धीरे धीरे सेल से बाहर आना चालू होता है। अब अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से धीरे धीरे कम होना चालू हो रहा है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न्स टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज। जो अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज में रिटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम चैनल है वो तो क्लोज है, सोडियम का हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, मगर पोटेशियम धीरे धीरे हमारे सेल से बाहर आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अपना ये अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो धीरे धीरे घट के नेगेटिव हो रहा है। फिर क्या हो रहा है कि जो अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये फिर रिटर्न होके -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा, राइट। जैसे ही ये -70 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगा तो क्या होगा, ये इस प्रोसेस को, ये क्या है, एक्साइट स्टेज से रेस्टिंग स्टेज में आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन स्टेज। इसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अगर हम इसको यहाँ पे देखो ना, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश, अंदर से जो पोटेशियम है वो पूरा बाहर निकलना चालू हो रहा है। तो अंदर क्या हो जाएगा, अब ये जो पोटेशियम चार्ज नहीं है तो अंदर जो है क्लोराइड ज्यादा हो जाएगा अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव फिर से लौट आएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। होप यहाँ पे ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल रहता है वो नेगेटिव हो जाता है, +30 मिलीवोल्ट जो अपना एक्साइटेशन स्टेज में हुआ था या फिर डिपोलराइजेशन स्टेट में हुआ था वो फिर से घट के -70 मिलीवोल्ट में आ जाएगा। होप यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपना आता है एक और स्टेप जिसको हम बोलते हैं हाइपर रीपोलराइजेशन, मतलब और ज्यादा रीपोलराइज हो जाता है, मतलब और ज्यादा नेगेटिव चार्जेस रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाता है देन दी नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल में भी। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम तो बाहर रहता ही है और कंटिन्यूअसली जाता ही रहता है, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन और ज्यादा कम वोल्ट में चले जाता है और एक्स्ट्रा जो पोटेशियम है ये बाहर जाता ही रहता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्रॉप्स बिलो -70 मिलीवोल्ट, जनरली -80 -90 मिलीवोल्ट पहुंच जाता है। न्यूरॉन्स बिकम्स टेम्पोररी लेस एक्साइटेबल। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं हाइपर रिपोलराइजेशन। इसी फेज की वजह से हमने बोला था कि जो इसकी एक प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हाइपर रिपोलराइजेशन फेज में जाके एक्स्ट्रा रेस्टिंग फेज में चले जाता है। फिर उसके बाद में चालू होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, जो हमने पहले चालू किया था। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, अब सारे चीजें एक बार में कैलिबर हो जाते हैं, रिकैलिबर हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली जो सोडियम है वो पूरा बाहर निकल जाता है, नॉट ग्रेजुअली, रैपिडली जो अंदर का सोडियम है वो पूरा बाहर निकल जाता है। बाहर का जो पोटेशियम और क्लोराइड है वो रैपिडली सेल के अंदर चले जाता है और सेल फिर से -70 मिलीवोल्ट में
कैलिबर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, राइट। इस केस में क्या होता है, क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल फेज में जो हमने पहले स्टेज में डिस्कस किया था कि सोडियम बाहर पे बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, अंदर क्लोराइड और पोटेशियम रहता है, जिसकी वजह से अंदर कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज रहता है। तो अभी हम ये साइकिल जो है, ये साइकिल कहाँ पे पहुंच गए, हमने चालू किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, जहां पे अंदर पे नेगेटिव चार्ज है, बाहर पे पॉजिटिव है। फिर जैसे एक्शन पोटेंशियल चालू हुआ, डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, अंदर का जो नेगेटिव चार्ज था वो धीरे धीरे जाके पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से -55 मिली वोल्ट में पहुंचा, और फिर रैपिडली डीपोलराइज हो गया, जो बढ़ के +30 मिली वोल्ट तक पहुंचा, और अंदर का जो नेगेटिविटी वो एकदम से कम हो गया। फिर हमारा रिपोलराइजेशन फेज आया, जहां पे पोटेशियम बाहर आना चालू हुआ, है ना, ये रिस्टोर होकर -70 मिली वोल्ट तक पहुंचा। फिर आया हाइपर पोलराइजेशन, जहां पे पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है, -80 -90 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। और फिर रिएक्शन पोटेंशियल में आता है, जहां पे क्या होता है कि जो सोडियम है वो बाहर चले जाता है, बाहर पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होता है, और जो पोटेशियम और क्लोराइड था वो सेल के अंदर चले जाता है, और अंदर में अपना नेगेटिव जो है नेगेटिविटी वो मेंटेन रहती है। तो इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल है वो चलता रहता है। तो अब हम इस फिगर में आएंगे, अब ये फिगर आपको समझ में आएगा। तो ये जो हमने रेस्टिंग पोटेंशियल की बातें करी थी, -70 में है, यहां से जैसे जैसे अपना क्या बोलते हैं सोडियम अंदर आना चालू होगा, -55 में जाएगा। तो जैसे -55 में हो जाएगा, रैपिडली सोडियम इन्फ्लक्स होगा और डीपोलराइजेशन फेज हमको देखने को मिलेगा, राइट। फिर जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से पोटेशियम बाहर पे जा रहा है, और ये जो है अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब नेगेटिव होना चालू हो जा रहा है। ये गिरते गिरते कहाँ पे आएगा, -70 पे आएगा, और जब पोटेशियम है ये बाहर जाता रहेगा, इसलिए ये हाइपर पोलराइजेशन फेज में चले जाएगा। और फिर जब यहाँ से दोबारा रेस्टिंग पोटेंशियल चालू होगा तो ये फिर -70 में आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आराम से चलता ही रहेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यही चीजें मैंने यहाँ पे भी फिगर में दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे पहले फेज चालू हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, रिपोलराइजेशन हुआ, हाइपर रिपोलराइजेशन हुआ, यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गया, और फिर ये साइकिल चलता ही रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। होप ये जो एक्शन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को कंप्लीट करने से पहले एक बार मैं फिर इसको जस्ट ग्लांस में रिवाइज करना चाहूंगा, राइट। जो अपना एक्शन पोटेंशियल है हम यहाँ से फिर से ध्यान से देखेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है अपने सीएनएस के न्यूरॉन्स के अंदर पे, पहले हम रेस्टिंग पोटेंशियल से चालू करेंगे, जहां पे बाहर पे पॉजिटिव और अंदर पे नेगेटिव है। बाहर पे सोडियम आयन है, अंदर पे क्लोराइड और पोटेशियम आयन है। इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, जो -70 मिली वोल्ट में रहता है। फिर एक्शन पोटेंशियल चालू होता है। एक्शन पोटेंशियल में पहला आता है डीपोलराइजेशन, जहां पे सोडियम अंदर आना चालू होता है, अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, -55 मिली वोल्ट पहुंचता है। फिर वहां से सोडियम रैपिडली रश करना चालू होता है, और ये बढ़ के +30 मिली वोल्ट हो जाता है। अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से जो अपना सेल है वो एक्साइट होता है, जिसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसके तुरंत बाद रिपोलराइजेशन चालू हो जाता है, जहां पे पोटेशियम बाहर जाना चालू होता है, अंदर फिर से नेगेटिव चार्जेस का जो है वो बोल बाला होता है, और जो सोडियम चैनल है वो ब्लॉक रहते हैं, और अंदर का चार्ज घटते घटते -70 मिली वोल्ट तक पहुंचता है। इस फेज को हम रिपोलराइजेशन बोलेंगे। और ये जो पोटेशियम है ये कंटिन्यूसली बाहर जाता ही रहता है, और जो अपना चार्ज है वो -80 -90 तक पहुंचता है, जिसको हम हाइपर रिपोलराइजेशन बोलेंगे। ये होने के बाद फिर रेस्टिंग पोटेंशियल चालू होगा। रेस्टिंग पोटेंशियल में ये सारे जितने भी पंप है ये रिकैलिबर हो जाएंगे। जो सोडियम है वो बाहर जाके कंसंट्रेट हो जाएगा, जो पोटेशियम और क्लोराइड है वो सेल के अंदर आके कंसंट्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल में हमको फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल वाला स्टेज दिखेगा, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी साइकिल को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल साइकिल इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आई तो आप एक बार और रिपीट करके इसको देख सकते हो, ये समझना बहुत जरूरी है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला क्लास अच्छा लगा, आपको चीजें समझ में आई, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन और डाउट है तो आप नीचे कमेंट में आके पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको चीजें अच्छे से सीखने को मिल रही, तो आप इस चैनल को, इस कंटेंट को और हमारे टेलीग्राम चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, कीप लर्निंग, सी यू सून इन दी अनदर इंटरेस्टिंग क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।